स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के भूगोल का 8वां अध्याय मानव पर्यावरण उन्नयन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इससे पहले हमने 7 अध्याय देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से जाके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, अध्याय को समझेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव और वनों में थी। उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी किताबों पुस्तकों का परिचय करवाया था। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। चित्र 8.11 में विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों को दिखाया गया है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान के हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हैं, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान, जीवन शैली और जीवन की मूल आवश्यकताएँ हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य में परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से प्राप्त सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 और 10 में विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में आप सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम पड़ा अमेजॉन। अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन के बारे में बताया था। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम चित्र 8.2 देख सकते हैं। अमेजन बेसिन कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण 10 डिग्री के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंत महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा उनसे गुजरती है? आपको ये एटलस से मिलेगा। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह बिना किसी चेतावनी के। दिन के तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। जलवायु से आप क्या समझे कि अमेजन में जलवायु कैसी है? अति आर्द्र होती है, दिन का तापमान उच्च रहता है और रात में तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी रहती है। बिना किसी चेतावनी के वर्षा होती रहती है लगभग प्रतिदिन। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन उतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है।
यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिन्हें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड, बॉर्मिलियार्ड पैदा होते हैं। वर्षा में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में से निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरनिया, मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं बॉर्मिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई गई साग सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यह चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करता है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी का मार्ग का उपयोग किया जाता था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों में पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ रहा है, जहां अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपर की परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं। पहले कितने सारे वन हैं, फिर वहाँ पर कुछ प्रगति हुई तो और ज़्यादा वन कट गए और फिर और ज़्यादा। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान अपने वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग कर मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ देते हैं, जिसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूर स्थान पर साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वर्ष उगाए जाते हैं। उस प्रकार मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाया जाता है। तब लोग उस भूमि के टुकड़े को पुनः उपयोग में लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन
उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ एवं इसमें उपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आपको ढूंढने हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। चित्र 8.8 में आप देख सकते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बना बेसिन। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड लगती है। भारत का मानचित्र देखिए और उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। आपको ये देखना है, जैसे राजस्थान में चंबल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी प्रकार कहाँ कहाँ पर जा रही हैं वे आपको ढूंढना है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि का करते हैं। धान यहाँ मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार, असम में भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है और सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलाने एवं पहाड़ों में वेदिकाओं की फसल उगाई जाती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति विभिन्न भिन्न पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढालों वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। धान की कृषि करते हुए दिखाई दे रहे हैं 8.9 में, और 8.10 में चाय के बागान में खेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं असम में। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें से हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर एवं अन्य जीव पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे प्रमुख लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों और समतल सतहों पर बने कृषि करने का होता है। ढलानों का इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहते हैं। सुसु की उपस्थिति उस जल की शुद्धता में उस शुद्धता का पता चलता है। रासायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक उद्योगों एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन है। ये साफ झील दिखाई दे रही है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार में मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वे एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य साथ में मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे कि वेलिनेरिया, हाइड्रिला
मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास वाली भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें उगाते हैं। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। नदियाँ पकड़ने के लिए व खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वे शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे बसे हुए हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविधा सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों वाले जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी में स्थित महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी के संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ जनजाति संस्कृति जैसे दर्शनीय स्थल हैं। चित्र 8.14 में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग का चित्र दिखाया गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न 2 है, अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उपजाते हैं। उत्तर होगा अमेजन बेसिन के लोग टेपियोका, अनन्नास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा, गन्ना के प्रमुख फसल उपजाते हैं। प्रश्न 4 है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता स्थित हैं। प्रश्न 3 छूट गया है, वह देखते हैं। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन के वृक्षावन में टुकन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाया जाता है। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। पहला, टुकन क्या है। उत्तर होगा पक्षी। दूसरा है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। उत्तर होगा अमेजन का। ग है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर होगा हुगली। चौथा है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। उत्तर होगा शंकुधारी वृक्ष। च है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। उत्तर होगा डेल्टा क्षेत्रों में। अगला है, निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सूती कपड़े। सूती कपड़े का उत्तर होगा गंगा के मैदान। अगला है, मलोका। मलोका का उत्तर होगा ढालू छत। पिरान्या उत्तर होगा मत्स्य। पिरान्या क्या होती है, मछली होती है जो मांस खाती है। रेशम कीट उत्तर होगा रेशम कीट पालन। काजीरंगा उत्तर होगा असम। अगला है, कारण बताइए। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। वर्षावन वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए और अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षावनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिससे वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। ख है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि अधिक होने का कारण है इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त है, और इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
अगला है मानचित्र कौशल। भारतीय प्रायद्वीप का रेखा चित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम के मुहाने दर्शाने हैं और दोनों नदियों के महत्वपूर्ण सहायक नदियों भी दर्शानी है। यह आपको एटलस में मिलेगा या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र की भूमध्य रेखा खींचिए। यह आपको दक्षिणी अमेरिका का चित्र बनाना है, मैप बनाना है और उस पर भूमध्य रेखा खींचनी है जो कि कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरेगी। आओ खेले वाला प्रश्न आप अपनी कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के समूह बनाकर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस अध्याय को आसानी से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।